और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, देवास में बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम चल रहा है, स्वयं से साक्षात्कार। अमरदास यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि हैं मेघराज सिंह भदौरिया। और आप ही सुन रहे हैं न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी को। एक साउथ इंडियन लड़की ने मजाक उड़ाया। ठेस कई बार आपकी जिंदगी बदल देती है। दोस्तों याद रखना, मेरी बात बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। हमारे मुख्य वक्ता अपनी बात कहेंगे ही और उन्हीं को सुनेंगे हम सब, लेकिन ठेस जिंदगी बदल देती है, अपमान जिंदगी बदल देता है। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका की उस ट्रेन में बैठे जहां एक अंग्रेज टीसी आता है और कहता है कि उतर बेवकूफ आदमी कुली, तुम काले लोगों की हिम्मत कैसे हुई फर्स्ट क्लास में बैठने की। तो गांधी जी नौजवान थे, चाहते तो आजा, एक मौका देते, उसकी नाक में 15 दिन जेल में रहते। लेकिन गांधी जी पूरी रात प्लेटफॉर्म पे सर झुका के सोचते रहे कि इतनी बेइज्जती, क्या अंतर है काली और सफेद चमड़ी में, मैं बदलूंगा इसको। अपमान का जवाब मुक्के से देने के बजाय अगर उसे डाइजेस्ट करके, आप में से कई बच्चों का मजाक उड़ाया होगा, बन ही नहीं सकते डॉक्टर, दम ही नहीं है। और जिस दिन आप एक लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट, एक लीडिंग नेफ्रोलॉजिस्ट, एक लीडिंग न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पर, पीडियाट्रिशियन के तौर पर, गायनिक एक्सपर्ट के तौर पर आएंगे, उस दिन आप उनसे कहिएगा नमस्कार, मैं नाकाबिल वही लड़का हूं जिसके बारे में थोड़ा सा फिल्मी अंदाज अपना लीजिएगा, मैं वही लड़का हूं जिसके बारे में आप कहते थे कि ये लड़का डॉक्टर नहीं बन सकता है। आज ये लड़का डॉक्टर बन के खड़ा है आपके सामने। जवाब देने का तरीका क्या होना चाहिए? जवाब देने का तरीका यही होना चाहिए, बजाय इसके कि गाली गलौज शुरू कर दी जाए, झगड़ा शुरू कर दिया जाए, लड़ाई शुरू कर दी जाए। नहीं, लड़कों को मेरी सलाह है, इस उम्र में लड़कियों को इंप्रेस करने की एक बड़ी बीमारी होती है, स्वाभाविक है और बहुत स्वाभाविक बीमारी है। लेकिन याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, बहुत अच्छी आत्मकथा है, दुनिया की बेस्ट ऑटोबायोग्राफीज में से एक है। हरिवंश राय बच्चन ने जो लिखा है वो लड़कों को बड़े गौर से सुनना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि महिलाओं के लिए पुरुष कभी रहस्य नहीं होते, पुरुषों के लिए महिलाएं या लड़कियां रहस्य होती हैं। भैया वो एक्सरे है उन बच्चियों की आंखों में, मेरे लिए बच्चियां, आपके लिए आपकी फ्रेंड्स। आपके मन में क्या चल रहा है, ये कोई भी महिला आपकी आंखें, आपके हाव भाव को देख के बहुत अच्छे से समझ जाती है। प्रीटेंड हाथ डाल के सब चला गया, डिप्रेशन खत्म, ऐसा तो होता नहीं। तो फिर क्या होता है? लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, ये मेरा अनुभव है, मैं किसी और का अनुभव नहीं बता रहा हूं। एक्नॉलेज करने से ही समस्या खत्म होती है। मेरे पास पैसे नहीं है, यही आप कहेंगे जब किसी से, तब कोई मदद के लिए आएगा। अमिताभ जब 100 करोड़ के कर्ज में थे तो धीरू भाई अंबानी ने अपने बेटे अनिल अंबानी को उनके घर भेजा। यूट्यूब पे वो वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अनिल अंबानी आए अमिताभ के घर, क्या आप 120-30 करोड़ रुपया ले लीजिए, पापा ने कहा है कर्जा चुका दीजिए, अच्छे इंसान है आप। लेकिन अमिताभ ने कहा नहीं, मैं मेहनत करूंगा। उस आदमी ने झंडू बाम भी बेचा, नवरत्न शिवरत्न कौन सा तेल है वो भी बेचा। और कौन बनेगा करोड़पति, पहला सवाल 10,000 करोड़ का, ये भी किया उसने। यानी उसने मुंह नहीं चुराया, उसने दुनिया को यह बताया कि मेरे पास प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को मैं दूर करूंगा। हम सब अपनी प्रॉब्लम को, विक्रम वेताल उज्जैन के ही हैं, पीठ पे लादे रहते हैं, लेकिन किसी को दिखाते नहीं कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइफ बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छा चल रहा है। ये बहुत अच्छा चल रहा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिसने इसको एक्नॉलेज किया कि अच्छा नहीं चल रहा है, उसी ने कुछ ढूंढा। आप भी, ईश्वर ना करे प्रॉब्लम आए, लेकिन प्रॉब्लम आएगा दोस्तों, प्रॉब्लम आएगा, ब्रेकअप होगा, ईश्वर ना करे, मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे कोसिएगा मत, होगा।
शादी होगी, शादी के बाद अपनी चुनौतियां हैं। मेरी पत्नी जगजीत सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, मुझे ठीक लगते थे, उन्हें मेहंदी हसन पसंद थे, हम शुरू में इसी पे लड़ते थे। मैंने जगजीत सिंह तुम्हें पसंद नहीं है? वो कहते वो सुनने लायक है क्या? वो मैंने तुम्हारा मेहंदी हसन कौन सा सुनने लायक? अब इसी पे बहस हो गई, क्योंकि अरेंज मैरिज थी। और मैंने तो लव मैरिज में भी ये पंगे देखे, मेरे कई दोस्तों की लव मैरिज है। नीला रंग तुम्हें क्यों पसंद है? इतना वाहियात रंग है। अरे साहब, ये लड़ाई का कोई सब्जेक्ट है? लेकिन है। अब इसी पे 10 दिन बात नहीं हो रही कि नीले रंग की साड़ी क्यों ले आए मेरे लिए, और मैं इस पे अड़ा हुआ हूं कि भूरे रंग का सूट क्यों ले आई आप मेरे लिए। तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे। आप सबके माता पिता दीर्घायु हों, लेकिन वो अपनी उम्र लिखा कर लाए। हम भोपाल से देवास का सफर तय करके आए हैं, ईश्वर को प्रणाम करके आए हैं, लेकिन नहीं जानते कौन सा शराब पिया हुआ ट्रक हमारी गाड़ी को रॉन्ग कर रख दे। नहीं जानते हम। लेकिन क्या हम ये सोचे नहीं? मृत्यु मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए नहीं कि वो डराती है, मुझे तो वो बहुत ताकत देती है कि एक दिन, कुछ दिन जैसे चाहे रह ले, फिर तो तू भी नहीं रहेगा। देह मिली है, दुख भी मिलेगा, सबने सहा है, तू भी सहेगा। एक दिन ये खेला खत्म होगा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। ये होगा, ढूंढोगे तुम, मैं पल दो पल का शायर हूं। आपसे बेहतर सुनने वाले कल यहां थे, मुझसे बेहतर कहने वाले यहां थे। यही जिंदगी है। तो इस जिंदगी का जो वक्फा है, जो आपको मिला है 2002 से लेकर ईश्वर करे आगे तक 80 साल 90 साल, जहां तक मिला है, इसमें रंग भरिए ना। क्यों जिंदगी जीना भूल रहे हैं आप? इसमें रंग भरिए। इतना ही कहूंगा मैं, ज्यादा बोल गया हूं तो माफ कीजिएगा, क्योंकि आगे मैं चाहूंगा इंटरैक्टिव सेशन हो। ये उधर मुझे बहुत खराब लगता है, मैंने जीवन में देखा है कि सिर्फ एक तरफा सुनना बड़ी प्रॉब्लम है। तो अपने सवाल कोशिश कीजिएगा, तैयार रखिएगा। जब हमारे मुख्य वक्ता बोलेंगे, आप पूछिएगा अपनी परेशानियां, अपनी समस्याएं। सबसे बड़ा साहसी वही है जो अपनी प्रॉब्लम्स पर बात करता है। मेरा बेटा जो दिल्ली में है, एडवोकेट है, वो कई बार मुझसे कहता है, जब मैं उसे अपनी संघर्ष की कहानियां सुनाता हूं तो कहता है कि ज्यादा भोपाली हो पापा, आप फेंक तो नहीं रहे हो सूरमा भोपाली की तरह कि ये किया मैंने तो वो किया। बेटा मेरे पास तो 3 जोड़ी कपड़े होते थे बेटा, 2 हमेशा धुल कर सूखते होते थे, एक पहने। बोला क्योंकि माँ कई बार कहती है कि तुम्हारे पिताजी बड़े फेंकू हैं, लेकिन नहीं, मैंने हमेशा सच को एक्नॉलेज किया। मैं अपने बैच का एक लौता लड़का होता था कॉलेज में जो लड़कियों से चाय पीता था और उन्हीं के पैसों से नाश्ता करता था, क्योंकि पैसे होते ही नहीं थे। मेरे दोस्त इस झिझक में बैठे रहते थे, उधार लेते थे। अरे नहीं, वो वंदना के सामने कैसे देंगे यार, तू दे दे यार 100 रुपए। लेकिन शरद जी ने ये टेंशन नहीं पाला और उसका बहुत फायदा हुआ। लड़कियां कहती थी यार तुम बहुत साहसी हो। छोटा सा घर था हमारा, 2 कमरे का सरकारी मकान, जिसमें एक पैर टूटा हुआ तख्ता होता था। ये बात है 90s की। उसको ईंट से पीछे से बैलेंस करके अखबार लगा के बैलेंस किया गया था कि ज्यादा हिले डुले नहीं कोई बैठे। तो टूटी हुई सी कुर्सियां थी जिनको जैसे एडजस्ट किया। लेकिन मैंने अपनी 4 गर्लफ्रेंड्स को, लड़कियों को जो मेरी दोस्त थी, मैंने घर बुलाया। मेरी मां कम पढ़ी लिखी थी, 4वीं या 5वीं तक शिक्षित थी, बहुत शर्मीली थी। लेकिन मैंने मां से कहा कि ये तुम्हारे कमरे में आके मिलेंगी तुमसे। बहुत कलेजा चाहिए दोस्तों इसके लिए, क्योंकि दिखने में मैं ठीक था। आप देख रहे होंगे इमारत बुलंद थी, ऐसा आपको अभी भी लगता होगा, है ना। एक जमाना था क्लीन शेव और ये सब, तो उन्हें लगता था दिखने में तो बंदा ठीक है, घर तो एकदम अपोजिट है, कुछ है ही नहीं इसके पास तो। लेकिन इस साहस ने उन लड़कियों में से 1-2 तो जिनको लगता था कि नहीं जिधर दम उधर हम, वो तो चली गई। लेकिन जिनको ये लगता था कि ही इज अ जेन्युइन मैन, वो हमेशा के लिए दोस्त हैं, आज भी दोस्त हैं।
और कोई पंगा नहीं है, जितना मैं उनके बारे में जानता हूं उतना ही कविता जी यानी मेरी पत्नी जानती है। तो सबसे अच्छी चीज है कि अपने लाइफ पार्टनर से, अपने गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से बहुत स्वाभिमान के रिश्ते रखिए। कोई नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। अल्फा मेल वाला जो प्रोजेक्ट हिंदी फिल्में अजीब सा लेके आती है ना, बिल्कुल मत पढ़िएगा इन चक्कर। ना अल्फा फीमेल है ना अल्फा मेल है, हम सब इक्वल है। अपनी ताकत को समझिएगा। ज्यादा बोल गया हूं तो माफ कीजिएगा। अब मैं पीयूष को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मुझे लगता है कि तालियां और बजनी चाहिए। मंच पर आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका आगमन हो चुका है। मैं तमाम अतिथियों से निवेदन करूंगा, सबसे पहले मां सरस्वती के चरणों में कर रहे हैं और हमारे बीच में इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि देवास कलेक्टर प्रशासनिक महकमे की बहुत बेहतर तरीके से कमान संभाल रहे हैं कलेक्टर ऋतुराज सिंह जी हमारे बीच में हैं। पुलिस कप्तान देवास जिले के जो एक बहुत ही कमिटमेंट के साथ में पूरे देवास जिले में लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रहे हैं, एसपी श्री पुनीत गहलोत जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में अमलतास यूनिवर्सिटी के चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया जी मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मोटिवेशनल स्पीकर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी आदरणीय, उनसे मैं निवेदन करूंगा। शरद द्विवेदी जी न्यूज हेड हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों के साथ में मां सरस्वती को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत स्वयं से साक्षात्कार। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कर रहे हैं हम तमाम अतिथियों का। स्वयं से साक्षात्कार बंसल न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक अनूठा आयोजन जिसमें आज हम जानेंगे हमारे अतिथियों से, प्रमुख वक्ताओं से लाइफ मैनेजमेंट को लेकर तमाम सवाल जवाब भी होंगे। और अब स्वागत के इस क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, चूंकि अतिथि स्वागत की एक परंपरा हमारी रही है। मैं अमलतास यूनिवर्सिटी के चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह सर का पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करें। उसके साथ में डॉक्टर सलील भार्गव जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर। जोरदार तालियों के साथ आज के अतिथियों को हम अभिनंदन। सर, ये विशेष जो आप पुष्प गुच्छ देख रहे हैं, ये यही के स्पेशल जो स्कूल संचालित होता है उन्हीं के बच्चों के माध्यम से तैयार किया गया है और जिसकी पूरी जो रूपरेखा है वो मयंक राज सिंह भदौरिया जी जो चेयरमैन हैं, वे उनके ही जो है वो संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। मैं चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया आएं और पुनीत गहलोत जी एसपी देवास का स्वागत करें। इसके साथ डॉक्टर अभय गुप्ता जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, अमलतास यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर अभय गुप्ता जी। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए एसपी पुनीत गहलोत जी का। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के स्वागत के लिए डॉक्टर A.K. पिठावा जी डीन अमलतास मेडिकल कॉलेज और शरद चंद्र वानखेड़े जी को आमंत्रित कर रहा हूं जो कैंपस डायरेक्टर हैं। जोरदार अभिनंदन आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी को। मैं डॉक्टर प्रशांत जी और आस्था नागर जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया
न्यूज हेड बंसल न्यूज शरद द्विवेदी जी का अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये अतिथि जो आज हमारे मंच पर हैं और डॉक्टर प्रशांत जी, आस्था नागर जी और संगीता मैडम से भी निवेदन है कृपया मंच पर आएं और न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का अभिनंदन करें। तालियां जोरदार। बंसल न्यूज का विशेष कार्यक्रम स्वयं से साक्षात्कार आज अमलतास मेडिकल कॉलेज के इस कैंपस में। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शरद द्विवेदी जी से कि कृपया वे चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियां बजनी चाहिए। स्वयं से साक्षात्कार का ये क्रम अब आगे बढ़ाते हुए और स्वागत की इस बेला को यही विराम देते हुए अब हम उस इंटरैक्टिव सेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा शरद द्विवेदी जी से कृपया सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे हमारे एसपी साहब और कलेक्टर साहब से इस संवाद के क्रम की और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तालियां जोरदार। ऋतुराज जी और पुनीत जी युवा हमारे बीच में हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि कुछ उनसे जुड़ी बात और उनसे जुड़े कुछ मंत्राज आपके जितना भी वक्त आप दोनों के पास हो। हम यही बात कर रहे थे कि आखिर क्या अंतर होता है कि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी पीछे चले जाते हैं और कुछ लोग बहुत अधिक मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कहूंगा मैं, मेहनत पूरी करते हैं लेकिन उनका अप्रोच बड़ा फोकस्ड होता है। अफसरनामा हमारा दोस्तों एक कार्यक्रम है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसलिए नहीं कि हमारे चैनल को या उसके यूट्यूब चैनल को आप देखें, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया। 12वीं फेल कितने लोगों ने देखी? वो हमारे मध्य प्रदेश के ही हैं, महाराष्ट्र कैडर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। उनका भी इंटरव्यू मैंने किया, सर का भी इंटरव्यू किया और पुनीत जी का भी इंटरव्यू किया। सर, पहला मंत्र में जो इनकी तरफ से सवाल समझिए, आज इनके ही प्रतिनिधि के नाते मैं यहां हूं। 22 साल की उम्र आपकी भी रही, पुनीत जी की भी रही। 22 साल की उम्र में ऐसा भी नहीं था कि आप तपस्वी हो गए होंगे। कैसे आपने अपने को डिटर्मिनेशन के साथ आपने अपने को आगे बढ़ाया, तय किया आपने कि मुझे एक लक्ष्य है अखिल भारतीय सेवा का, मुझे वहां जाना। पुनीत जी का तो मुझे बहुत याद है, मैं पकड़ूंगा उनकी भी बात, आपकी बातें भी मुझे सब याद है, इसलिए पहला मेरा सवाल यही। हेलो, देखिए बड़ा ही एक आई वुड से कि वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन है। शरद द्विवेदी जी का बहुत धन्यवाद। और मुझे जो समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं आपके जो हम लोग जो अभी चर्चा कर रहे थे, जो द्विवेदी जी आप लोग से चर्चा कर रहे थे, माइंडसेट की बात है। क्या आप अपने माइंडसेट को किस प्रकार से तैयार करते हैं? और ये जो तैयारी है वो जैसा कहा कि आप तपस्या नहीं करने जाते हैं, परंतु ये जो माइंडसेट है ये किस प्रकार से आपकी ओवरऑल लाइफ रही है वो डिसाइड करता है। और कोई भी अपना माइंडसेट ओवरनाइट या ओवर डे एकदम से नहीं बदल सकता। उसको अपने पूरे जीवन काल में जो आपने देखा है, गुजारा है और उसकी जो लर्निंग रही है, उससे वो माइंडसेट तैयार होती है। तो जब आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे कुछ करना है या नहीं करना है और उसको करने के लिए मुझे पता है कि इतनी डेडिकेशन रिक्वायर्ड है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम वो माइंडसेट उसको करने के लिए कैसे लाएं। क्योंकि सभी को पता है कि अगर कोई भी कठिन परीक्षा, जैसे आप लोगों ने भी नीट के एग्जाम लिख के यहाँ पर बैठे हैं, तो आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की होगी अच्छे रैंक्स लाने के लिए, और आगे चल के आप लोग और भी पोस्ट ग्रेजुएट में बहुत जगह पे आप लोगों को और एग्जाम देना है और आगे पढ़ना है और भी बहुत कुछ करना है, और बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं आगे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स भी लिखते हैं। तो आपको पता है कि कौन से एग्जाम में या जीवन में कौन सी चीज़ हम करेंगे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको करने की कितनी चैलेंजेस हैं और उसकी कितनी मेहनत लगती है और उसमें कितना कंपटीशन है।
आपको पता है और हमें भी पता रहता है। अगर मैं यूपीएससी लिख रहा हूं तो मुझे भी पता है क्या कंपटीशन है और ये भी पता है कि ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये मांगता क्या है। तो पॉइंट इस बात पे आती है कि आप उसको उस चीज को कैसे कर पाते हैं। यही पता है आपको मुझे उस प्रकार की माइंडसेट है, तो वो माइंडसेट डेवलप कैसे होगी। तो माइंडसेट जो है ओवरनाइट डेवलप नहीं होती है कि आपने आज डिसाइड कर लिया कि मैं आज से जो है यही करूंगा और वो कर लेंगे, तो ऐसा संभव हो नहीं पाता। उसके लिए आपको अपने जो इनर सेल्फ बिलीफ है कहीं ना कहीं ओवर ए प्रोसेस ऑफ टाइम, जब लगातार जब आप अपने यूथ एज में रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको उसको लगातार बुलंद करते रहना पड़ता है। आप अपने अंदर जो जीवन में आपने जो जो भी अच्छे अचीवमेंट्स लाए हैं, आप चाहे स्कूल में कहीं कुछ टॉप किए हो, कहीं कुछ किए हो, कोई अचीवमेंट हो, कोई टैलेंट हो जहां पे आपने बेहतर किया है, आप सभी चीज को अपने जीवन में ढूंढते हैं। वो इसलिए ढूंढते हैं कि वो आपको कॉन्फिडेंस दे। जब आप वो टैलेंट को, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को ढूंढ लेते हैं, वो कॉन्फिडेंस आपको बताता है कि नहीं आप ये कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने अंदर झांकें, अपने स्ट्रेंथ को पहचानें और स्ट्रेंथ के आधार पे अपना आकलन करें कि क्या मैं ये कर सकता हूं। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो बेशक आप कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, इसका स्वागत होना चाहिए तालियों से। तो यही माइंडसेट है और उस माइंडसेट को आप लोग को बनाना पड़ता है। उसको बनाएं, जब बन जाए तो आप एक दृढ़ संकल्प लें। वो संकल्प भी इसी बेसिस पे होता है कि आप जो चीज करना चाहते हैं उसको आप कितना पसंद करते हैं, अंदर की आपके अंदर डिजायर कितनी है, वही उसको एक गति देता रहेगा। उसके अंदर एक पुल फैक्टर रहेगा आपके अंदर कि मुझे ये करना ही करना है। जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो बेशक जो एक सक्सेस और जो नॉन सक्सेस की बात आती है, जो संकल्प की बात होती है, वो आप दोनों को सेपरेट करेगा, है ना। थैंक यू। बहुत सारा आपने वैल्यूबल बात कही है और अफसरनामा में मैंने ये भी सीखा, समझा कि संगति का बड़ा महत्व होता है। दो तरह के दोस्त होते हैं। एक तो वो 3 इडियट वाला डायलॉग आपको याद होगा कि दोस्त फेल हो जाता है तो दुख होता है और मेरिट में आता है तो और दुख होता है। एक दोस्ती ये होती है, तूने क्या पढ़ा? और कुछ नहीं यार, क्या पढ़ाई वढ़ाई मारिए, जिसका वो आया उसका वो आ रही है, वो पॉप सिंगर, चलेगा क्या? ले गए साहब आपको। और एक वो है कि वो करंट टॉपिक पे बात कर रहा है, या आप मेडिकल में हैं तो वो एनाटॉमी पे बात कर रहा है, फिजियोलॉजी पे बात कर रहा है, आप पैरामेडिकल्स की ट्रेनिंग्स में हैं तो उसकी बातचीत चल रही है। पुनीत जी से मैं ये सवाल पूछूंगा, अपने घर में सबसे पहली हवाई यात्रा करने वाला व्यक्ति मैं था। मेरे पिता ने कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे, वो प्लेन में नहीं बैठे। मैं जर्नलिस्ट के नाते, जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे 96 में, होगा। क्या बात है। तो इट वाज माय फादर्स डिसीजन। वो ऐसा नहीं है कि डिसीजन उनका था, ये उनके वर्ड्स थे जिन्होंने मुझे एक संबल दिया कि नहीं ठीक है, पापा ने बोल दिया तो आप बिल्कुल सोचना नहीं है, जाना है। हम गए और परिस्थितियां ऐसी बनी कि आईपीएस में मुझे मध्य प्रदेश का ऑर्डर मिला। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे पेरेंट्स न सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में, हमारी डिसीजन मेकिंग को अच्छा बनाने में, हमारे वैल्यूज़ को इनकलकेट करने में, कई सारे मौक़ों पर हमें कैसे डील करना है ये सिखाने में मदद करते हैं। बल्कि हर टाइम कई बार जो डिसीजन आपके होते हैं और जहां आप 19-20 हो रहे होते हैं, वहां पर आपके पेरेंट्स का थोड़ा सा भी प्रयास या थोड़ी सी भी बात आपको वो हिम्मत दे जाते हैं जिनके बल पर आप एक स्ट्रॉन्ग और बोल्ड डिसीजन ले पाते हैं। तो मैं ये मानूंगा कि अगर आज हम 100% कुछ हैं तो बोल्डली कहूंगा कि 90% जो भी कंट्रीब्यूशन है वो पेरेंट्स के कारण है। क्या बात है सर, क्या बात है। फैमिली वैल्यूज, एक तो करण जौहर साहब की फिल्मों में देखते हैं हम, करवा चौथ ये सब, और बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं कि हाँ साहब वो हीरोइन लेकर देख रही है, पानी पिला रही है। लेकिन रियल फैमिली वैल्यूज आप में से बहुत सारे लोग या कुछ लोग रूरल बैकग्राउंड से होंगे। मैं मयंक जी के परिवार को थोड़ा बहुत जानता हूं और ये फैमिली वैल्यू वाला परिवार है। इनके पिताजी से जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि मैं यंगर जनरेशन के साथ बहुत वक्त बिताता हूं परिवार की। मयंक जी के चेहरे पर मैं हमेशा देखता हूं जैसे अभी आपके पिताजी आके खड़े हो जाएं कॉलेज में, मैं मयंक जी को अभी भी वैसे ही देखता हूं, पापा मुझे कम बोलना।
ये क्या फायदा देता है? कई बार आपका भी मन करता होगा पिता से बहस करें, मेरी भी बहस हुई है, लेकिन फैमिली वैल्यूज वो ककून है, वो एक चैम्बर है जहां कितने भी तनाव आए। क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश में सर एक और प्रॉब्लम है, माइग्रेटरी टेंडेंसीज बहुत कम है। केरल का आदमी आपको मंगल ग्रह में चाय बेचता हुआ मिल जाएगा, सर चाय वाला, सर चाय मिलेंगे ना सर, बढ़िया मिलेगा, वो मिलेगा आपको। लेकिन मध्य प्रदेश के आदमी का अगर भोपाल से बैतूल ट्रांसफर हो जाए, नहीं जाएगा बेटा हमारा, बैतूल कैसे जाएगा साहब, 5 घंटे आने में 6 घंटे, 5-6 घंटे नहीं, हमें बेटा यही रोटी है, तुम खाओ, तुम करो, अपनी 1-8 एकड़ जमीन है। सब मेरे फादर भी मुझसे कई बार कह देते थे, मैं इंदौर में फ्री प्रेस में था, जब उनसे कहता था पापा कुछ मजा नहीं आ रहा, वो छोड़ दो यार, आ जाओ। ये पिता होता है। लेकिन ठीक है, वो जैसा पुनीत जी ने कहा, कई बार संबल भी, क्योंकि माँ से जब बात होती थी तो माँ कहते थे कि वो कह रहा है कि बड़ा डरपोक है यार बेटा अपना, तो बड़ा मजा यार, मेरे से कुछ और बोलते हैं पॉलिटिशियन की तरह, माँ से कुछ और बोलते हैं। खैर, मैं आपसे जानना चाहूंगा मयंक जी, छोटा सा, हमारे अतिथि भी मौजूद हैं, फिर शायद इनका व्यस्त समय भी होगा, कितना समय दे पाएंगे मैं नहीं समझता, इस छोटे से जवाब के बाद, कि फैमिली वैल्यूज मयंक जी कितना वैल्यू करती हैं, और आप अभी भी एक जॉइंट फैमिली सेटअप में हैं, ये कितना हेल्प करता है आपको तनाव हटाने में, बिजनेस प्रमोशन में, और ह्यूमैनिटी को समझने में? सबसे पहले तो धन्यवाद शरद जी आपके सवाल के लिए। देखिए, फैमिली वैल्यूज़ हमारे जो इंडियन सिस्टम है उसका कोर है। काफ़ी लोग अब्रॉड से आते भी हैं इस फैमिली वैल्यू को समझने के लिए। अभी मेरी सिस्टर भी, शी इज़ मैरिड इन US, बट वहाँ भी इंडियन कोर वैल्यूज़ ही आज भी चल रही हैं। वो अपने इन लॉज के साथ रहती हैं, साथ में जो हमारा खाना होता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, डिनर, बच्चे साथ में रहते हैं उनके। तो कोर वैल्यूज़ अगर नहीं रहेंगी हमारी जो फैमिली की में इंडियन सोसाइटी में, तो एग्जिस्टेंस ही बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम अपने माता पिता, अपने बड़ों से ही सीखते हैं इन वैल्यूज़ को। काफ़ी बार मेरा डिबेट भी होता है, जैसे मेरे बच्चे डेली कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि फ्राइडे तक ही स्कूल लगना चाहिए, सैटरडे छुट्टी होनी ही चाहिए। अभी जैसे जैसे क्लासेस ऊपर बढ़ती जा रही हैं, स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं ये कल एप्लीकेशन आ रही है मुझे लगता है। मेरा ये मानना है कि जब बच्चे, जैसे मेरे फादर अब ग्रैंडफादर बन गए, मेरे मदर हैं, तो छोटे 2 बच्चे हैं, खेलते हैं कूदते हैं, वो सैटरडे को भी स्कूल चले जाते हैं। इतना पढ़ाई से लाद दिया जाता है चीज़ों को, ये एक्टिविटी, वो एक्टिविटी, ये क्लास, वो क्लास, बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गई है आज की दुनिया। ये बच्चे सीखेंगे कब फैमिली वैल्यूज़? व्हेन विल दे स्पेंड टाइम विद देयर ग्रैंड किड्स? व्हेन विल दे लर्न रामायण, महाभारत, हमारी जो पुरानी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं इतनी सारी, जो हमारी परंपरा चली आ रही है। पैर छूने से क्या होता है, किसी को ग्रीट करते हैं, नमस्कार करने से क्या होता है, किस बच्चों को बोला जाता है कि कई बार शादी में नहीं जाने दिया जाता है कि स्कूल में सो जाएगा। बट बच्चे अगर फैमिली की शादी नहीं समझेंगे, किसी का गृह प्रवेश नहीं समझेंगे, तो कब सीखेंगे? सिर्फ किताबी पढ़ाई से ही नहीं होता। तो इसलिए वैल्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि आप किससे किस तरीके से बात कर रहे हैं। जैसे आपने अभी बताया, बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व किया, जैसे पापा सामने आते हैं तो हम खड़े होकर ग्रीट करते हैं, और वहाँ मुझे कम बोलना है, वहाँ वो गाइड करेंगे। इन्हीं वैल्यूज़ से ही हम लोग अपने डे टू डे वर्किंग करते हैं। मम्मी पापा कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं, बाहर चले जाते हैं, अब तो होम अलोन हो गए हैं, कि पार्टी कर लेंगे या फ्रेंड्स को बुला लेंगे या चले जाएंगे, या लेट सो के उठ जाएंगे, काम पे लेट चले जाएंगे, एंड ऑल दोस थिंग। ये सारी चीज़ें भी माइंड में आती हैं। ऑब्वियस है, मैं ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है बच्चों मुझ में भी।
ये वैल्यूज ही हैं कि जब पेरेंट्स रहते हैं कि आप एक डिसिप्लिन में रहते हो, आपको करेक्ट करने वाला हमेशा रहता है। जैसे अभी सर ने बोला कि मदर फादर गाइड करते हैं, तो वो आपको जो आईना दिखाएंगे ना, वो और कोई नहीं दिखा सकता है। वेरी ट्रू सर। कई बार सिस्टम्स प्रोसेसेस को लेकर के हम लोग के भी डिस्कशंस होते हैं, मेरे और बड़े सर के, फाउंडर चेयरमैन सर के, लेकिन वो एक अपना एक्सपीरियंस, एक तजुर्बे के साथ मेरे सामने अपनी बात रखते हैं। कई चीज़ें रहती हैं कि नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ बिकॉज उसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग होती है। कई बार आपने जैसे बोला कि फादर कड़क रहते हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि जब आपका समय आएगा, जब आपको डिसीजन लेने होंगे, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक डिसीजंस। जैसे आप लोग डॉक्टर हैं, काफ़ी लोग सर्जरी एनालाइड में रहेंगे, तो ओटी में रहेंगे, ठीक बात। तो आप लोग को वो डिसीजंस, क्रिटिकल डिसीजंस लेने रहेंगे। नर्सिंग कर रहे हैं कि मुझे इस समय में क्या करना है, लाइफ थ्रेटनिंग है मेरे सामने। जो पेशेंट है वो पेशेंट नहीं, एक इंसान है, उसके ऊपर उसके पूरा परिवार की जिम्मेदारी है। अगर इसको कुछ हो गया तो पीछे परिवार का क्या होगा। हमने कोविड में भी बहुत सारी चीज़ें देखी। सो कमिंग बैक टू द मेन थिंग कि फैमिली वैल्यूज़ हमारा जो कोर है, इसको हमेशा मेंटेन करके चलना चाहिए। उसी से आप सीखते हैं, उसी को आप रोज अपनी रोज़मर्रा जीवन में फॉलो करेंगे, तो वो आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है और सोसाइटी में आपको प्रॉपरली खड़ा भी रखता है। और आगे जाके आप में से सबके बच्चे होंगे, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि फैमिली कम्स फर्स्ट, सबसे पहले परिवार। आप अपने बच्चों को वही चीज़ दें। मैं अपने फादर को भी देखता हूँ, आप में से काफ़ी लोग ने देखा होगा, एक तो हार्डली किसी को नौकरी से निकालते हैं, एम आई राइट? तो क्यों नहीं निकालते? क्योंकि वो सबको एक परिवार की तरह लेकर चलते हैं कि किसी को अगर मैंने निकाल दिया, ठीक है, उससे गलती हो जाती है, तो उसके परिवार, उसके पेट पे लात मारने से उसका पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। तो ये सब वही वैल्यूज़ हैं जो उनके अंदर इंस्टिल करी है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने, और वही इवेंचुअली फिर मेरे को पास ऑन हो रही है और जो मुझे अगली जनरेशन को पास ऑन करना है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू। और एक कंक्लूड करते हुए इस सत्र को, इस बातचीत को, मैं ये जरूर कहूंगा कि वैसे तो जीत हार दोनों के अपने इम्पैक्ट हैं, लेकिन एक बेटा अपनी माँ से या अपने पिताजी से बहस करके, बिटिया अपनी मम्मी या अपने पापा से बहस करके जीत जाती है तो उसे दुख होता है। और इसका उल्टा होता है पेरेंट्स को। अगर माँ, उसको लगता है कि उसकी बिटिया इतनी कैपेबल इनफ है, इतनी इंटेलेक्चुअल है कि आज वो उसके तर्क का जवाब नहीं दे पाई, तो वो सर झुका लेगी, लेकिन अंदर मुस्कुराएगी, बहुत अच्छा किया बेटा, आज तूने मुझे हराया। माता पिता अपने बच्चों से ही हारना चाहते हैं और हम नहीं हारना चाहते। मैं भी हमेशा ये चाहता था कि मेरे पापा का सर ऊंचा रहे, कभी ऐसा नहीं हो कि मैं उनके ऊपर विन ओवर करूं, मैं जीतूं उनसे। लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि जो काम उन्होंने नहीं किया था वो हमने किया है। तो मुझे लगता था पापा को कैसा लगेगा, लेकिन पापा ऐसे देखते थे कि यार कमाल कर दिया तुमने। मयंक जी के भी पिताजी भदौरिया साहब हमारे, वो जरूर चाहेंगे कि उन्होंने जो कोशिशें की हैं, मयंक जी ने उसमें और स्ट्रेंथन किया है, आगे और भी चीजें मजबूत होंगी। मैं जाना चाहूंगा आप दोनों से, थोड़ा वक्त है आपके पास, कुछ सवाल हम ले सकते हैं या आपको जाना है? बिना औपचारिकता के 5 मिनट में आप कुछ सवाल, 2 सवाल हम ले सकते हैं, एक ऋतुराज जी से, एक पुनीत जी से, जो भी मन के सवाल हो, बिना किसी घबराहट के। ये बड़े मौके, हाथ उठा के बताइए जल्दी मुझे, एक गर्ल एक बॉय। अरे मध्य प्रदेश, जागृत करो रे, कैसे बैठे हो चुप रे? कौन है भैया? कौन 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 कौन? लड़कियां फर्स्ट होनी चाहिए। चलिए मैं ही माइक थमाता हूँ, लाइए मुझे दीजिए, मैं बताता हूँ किसके हाथ में माइक देना हो। ये इनको दीजिए, इनको वो कर्ली हेयर वाली बिटिया जो है बीच में। हाँ आप ही इनको दीजिए जल्दी से। हाँ आपको दे दीजिए, उधर बढ़ा दीजिए फटाफट। एक कर्ली हेयर और हैं, दोनों पूछ लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। माइक बढ़ाइए।
हाँ जी, हाँ जी। बेटा आप पहले पूछो, आप पूछो फिर सेकंड वन। पहले आप पूछिए। सब माइक आ गया आपके पास? हाँ। कलेक्टर साहब से या एसपी साहब से सवाल? वैसे इसका काफी हद तक जवाब मिल चुका है, लेकिन एक बार फिर मुझे लगता है कि पुनीत जी आप एक बार बता दीजिए। हाँ, और माइक्रोफोन चालू करके दीजिए। अमिताभ आप संभालिए दायित्व। हाँ, माइक चालू करके उनके हाथ में दीजिए अमिताभ जी प्लीज। हेलो, चेक 1 2 3। आप पूछिए। हाँ जी। कोई भी अगर न्यू हैबिट अगर डेवलप करनी हो तो स्टार्टिंग में तो मोटिवेशन रहता है, सबको रहता है, पर उसको कंसिस्टेंसी में कैसे डेवलप कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। देखिए इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आप बैठो कंफर्टेबल तरीके से, प्लीज सिट डाउन। कोई भी चीज आपको नया स्टार्ट करना है और उसको परसिस्टेंटली अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो ये बात बिल्कुल आपने सही बोली कि इनिशियल आपका जो एंथुजियाज्म होता है वो आपको 10 दिन 15 दिन वो एक्टिविटी करवा लेगा, बट उसके बाद धीरे धीरे एक ह्यूमन टेंडेंसी कि आप उसको छोड़ देंगे या फिर उसके प्रति जो आपका इनिशियल एनर्जी थी वो डाउन होगी। तो उसके लिए मेरा सिंपल सा हर चीज के लिए यही रहता है कि आप उस चीज को क्वांटिटेटिव वे में ऑब्जर्व करना चालू करो। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी चीज है कि मैं डेली 5 किलोमीटर रन का प्रयास करता हूं। कई बार नहीं हो पाता, कई बार होता है। जब एकेडमी में हम लोग थे हैदराबाद में तो बहुत ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग ग्रिल किया गया, फिजिकल फिटनेस पर बहुत ज्यादा फोकस किया, फिजिकली फिट भी हो गए। बट जब सर्विस में आए तो बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, फिर फैमिली भी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, तो वो नहीं हो पाता परस्यू। लेकिन फिर जब से डिसाइड किया, कई बार ट्राई भी किया, नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर एक मोबाइल ऐप को यूज करना चालू किया और उसमें जब जब भी रनिंग किया उसको फीड करना चालू किया। यानी कि एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हमारी उस एक्टिविटी से एसोसिएट कर दिया। तो जनवरी में हमने 20 डेज रन किया, 100 किलोमीटर्स का रन हो गया। तो ऑटोमेटिकली फरवरी के लिए वो प्रेशर आ गया कि जनवरी में मैंने 20 एक्टिविटी की थी, 100 किलोमीटर का रन था, तो एटलीस्ट फरवरी को मैं डाउन नहीं होने दूंगा। आई स्टार्टेड डूइंग दिस इन 2021 और 21 से लेके 26 तक 5 साल हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नॉर्मल एप्लीकेशन जिसमें मैं जब जब भी वो एक्टिविटी कर रहा हूं, मैं फीड कर रहा हूं, तो मेरा जो डेटा बनता जा रहा है वो मुझ पर एक प्रेशर काइंड ऑफ क्रिएट कर रहा है कि नाउ आई हैव टू परस्यू इट। तो अब ऐसी बाद में फिर आदत हो जाती है कि अब आप नहीं करेंगे वो एक्टिविटी तो आप थोड़ा सा डिस्कंफर्टेबल फील करते हैं। तो माय ओनली एडवाइस इज कि आप जो भी कर रहे हैं जस्ट स्टार्ट काउंटिंग इट। उससे आपको वो चीज करने का एक मोटिवेशन इनहेरेंट बनेगा। बीट एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, लाइक आप कोई स्पोर्ट परस्यू कर रहे हैं तो स्पोर्ट किया तो उसका कोई क्वांटिटेटिव पैरामीटर ले लें कि फॉर एग्जांपल आपका फिटनेस इंप्रूव हो रहा है, आपका वेट लॉस हो रहा है, या फिर आप किसी भी एंगल से देख सकते हैं। कई सभी यंगस्टर्स हैं, देखते हैं बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जॉ लाइन का सब लोगों को क्रेज होता है, जॉ लाइन दिखना चाहिए, डबल चिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डबल चिन आपका गायब हो गया है, जॉ लाइन आपकी दिखने लगी है, दैट इज द क्वांटिटेटिव पैरामीटर। अब वो आपके ऊपर प्रेशर डालेगा, अब वो एक्टिविटी आप नहीं करेंगे तो आप लोगों को वापस डबल चिन जब आएगा तो फिर अपने आप एक प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं यार मैं वापस से उस चीज को करता हूं। एक एग्जांपल और दूंगा प्रोफेशनल लाइफ का। एक छोटा सा हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जो कहते हैं ना कि आपने जैसा पूछा कि कोई भी चीज जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका कंसिस्टेंसी कैसे लाई जाए या फिर उसको परमानेंट कैसे
इनकलकेट किया जाए हमारी लाइफस्टाइल में। तो प्रोफेशनली भी हम यही करते हैं कि हम जो भी इनिशिएटिव लेते हैं हम उसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने एक छोटा सा प्रयास यहाँ पर किया था कि हमने लोगों को मोटिवेट करके यहाँ पर कैमरा लगवाने का प्रयास किया था। तो कई बार हर जिले में होता है, हर जगह पर होता है, बट उसको परसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए हमने उसको काउंट करना चालू किया कि जनवरी में हमने इतने कैमरा लगवा दिए, फरवरी में इतने लगवा दिए, मार्च में इतने लगवा दिए। देखते 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 10,000 11,000 कैमरे लग गए। आज भी हम उनको काउंट कर रहे हैं। तो चूंकि हम काउंट कर रहे हैं इस वजह से वो परसिस्टेंटली आगे फॉलो हो रहा है। तो द थंब रूल इज कि आपको जो चीज स्टार्ट करनी है उसका एक क्वांटिटेटिव पैरामीटर आइडेंटिफाई करो और उसको कैलकुलेट करना चालू करो, सो दैट आपके ऊपर एक प्रेशर बने और आपको उसकी महत्ता समझ में आए, तो उससे आप ऑटोमेटिकली उस चीज को कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। एक जापानीज थ्योरी है एकिगाई, कितने लोगों ने सुना है? बुक भी है। एकिगाई जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है सुबह उठने की वजह। कितने लोग हैं जो सुबह फिर सुबह हो गई? क्यों भाई? एकिगाई नहीं है आपके पास, सुबह उठने की वजह नहीं है आपके पास। ये कहते हैं मिशन, पैशन, वोकेशन एंड प्रोफेशन। ये चार चीजें। पैशन होना चाहिए। शाहरुख खान अभी भी क्या कर रहे हो, गजब कर रहे हो। क्यों है? अभी भी पागल है बात। अमिताभ बच्चन 80 साल के हो गए लेकिन अभी भी दौड़ते नहीं बनता, आते केबीसी के सेट पे ऐसे हैं। ये क्या है? पैशन। ठीक है ना? मिशन। आप जिंदगी को अपने लिए मत जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जो भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। किसी दोस्त को फीस कम है उसकी, आपके पास है, बिना प्रचार किए दे दीजिए। आप जिंदगी भर आपके अंदर आनंद रहेगा, है ना? ये हो गया मिशन। फिर वोकेशन। जॉब बहुत जरूरी है भैया, जेब खाली दुनिया खाली, है ना? ठीक है ना? तो इन चीजों का ध्यान करके ही आप आगे बहुत तरीके से बढ़ सकते हैं। ये चार चीजें बहुत जरूरी हैं। सर से एक सवाल बेटा आप करेंगे, क्योंकि मैं लड़कों को मौका नहीं दूंगा, थोड़े ढीले हैं बच्चे, बाद में हम इनसे सवाल करेंगे। या आप मौका दो तो मैं लड़कों से भी पूछ लूंगा। हाँ जी प्लीज। हाँ पूछिए पूछिए, बैठ के पूछिए, बैठ के पूछिए, आराम से पूछिए। सर जैसे लाइफ में हम काफ़ी बार माइंडसेट क्लियर रहता है, मोटिवेटेड भी रहते हैं, बट सिचुएशंस ऐसी रहती है कि हम ओवरवेल्म हो जाते हैं इमोशन से। जैसे एंगर हो गया या कोई भी ऐसा सैडनेस हो गई, उस टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पे कैसे डील करें उस चीज? सर बहुत अच्छा सवाल है भाई, तालियां बच्चों के लिए, क्या बात। हेलो। ये अधिकांश लेवल पे मुझे लगता है साइकोलॉजी के टीचर ज़्यादा अच्छा समझा पाएंगे, बट देखिए मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ही बात करूंगा। और जहाँ तक एंगर की बात है तो मुझे जहाँ तक हमारे पब्लिक लाइफ में जो हमारी नौकरी है वो भी एकदम बिल्कुल ओपन है और बहुत ही पब्लिक व्यू में रहती हैं। और ये जो एंगर वाला पॉइंट है ये ऐसा नहीं कि हमें नहीं आता है, ठीक है, हमें भी आता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अंदर से तीव्र गुस्सा आता है। बट क्या है कि इसमें जो है आपको अपना संयम बनाना रखना पड़ता है। और हम लोगों ने मतलब मैंने खास करके ये बना रखा है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो मुंह बंद कर रखे रहो, कुछ बोलना ही नहीं है। जिस स्थान पर आप बैठे हैं वहां उन्होंने तप किया, उनकी गुफा भी बनी हुई है। आप जाते हैं विजयासना देवी में तो भरथरी जी की यहाँ भी गुफा है, उज्जैन में भी है। उन्होंने बड़ा तप किया और तप से एक बड़ा सुंदर सार निकाला। उनका सार यदि आप अपने जीवन में समझ लें तो फिर आपसे समझदार कोई नहीं होगा। वो कहते हैं कालो नहीं आता वह में भी आता। वो कहते हैं समय नहीं गुजरता, हम गुजर जाते हैं। वही जो आप फिल्मों में देखते हो, टाइम मशीन बना रहे हैं और हम आगे से पीछे आ गए, पीछे से आगे जा रहे हैं, टाइम मशीन कहते हैं। टाइम मशीन तो अपन खुद हैं अपने आप में, हम रोज देखते हैं। कालो नहीं आता वह भी हमें आता। आपने कभी किसी से कहा कि मेरा बचपना गुजर गया? नहीं, आप बचपने से गुजर गए। बचपना तो वही खड़ा है, पलट कर देखिए दूसरे बच्चे हो गए। वो पन है, पन, बचपन, युवापन, प्रौढ़पन, वृद्धपन है ये पन। कई बार
आपने सुना होगा कि आपके पिताजी को डपटते हुए आपके दादाजी कहते हैं क्या बचपना कर रहे हो, मतलब वो पन आ गया। जैसे ही वो अपने पिताजी के पास पहुंचते हैं, एक पुत्र कितना बड़ा हो जाए अपने पिता के पास पहुंचेगा तो बचपन में पहुंच जाता है ना। अच्छा, आपको समझ में ना आए तो आप अपनी माँ के पास जब पहुंचते हैं तो फिर आप बचपन में आ जाते हैं ना। माँ आपको वैसी दिखती है ना, आंचल फैलाए हुए आलिंगन में समेट लेने के लिए, वैसे ही डपटते हुए, वैसे ही ममता, लाड़ और क्रोध से सनी हुई लगती है ना माँ। ये पन है। तो ये पन यदि आप में है तो आप हैं, आप युवापन में हैं। नहीं है तो अवस्था में आप 24 साल, 22 साल, 21 साल, 18 साल के होंगे अवस्था में, लेकिन पन नहीं है। तो जिनमें पन है वो पन बचपन में भी बचपन का हो सकता है। ये पन आपको जीवन में समत्व बनाता है, दुख और सुख की आंधी से बचाता है। जो लोग हैप्पी बर्थडे करते हैं और फू करके वो दिया बुझा देते हैं और कट करके वो काट देते हैं, वो कटते और बुझते हुए जीवन को आगे लेके चल रहे हैं क्योंकि समझ नहीं पाते जीवन को। ये गिनतियां हैं, चलेंगी जीवन में। तुम्हारी जिंदगी में कालो न याता वह में याथा का अर्थ ये भी है कि तुम्हारे जीवन में आने वाला प्रत्येक पल तुम्हारे जीवन में पहली और आखिरी बार आता है। डॉक्टर साहब सारे ध्यान देना, आपके जीवन में आने वाला प्रत्येक क्षण आपके जीवन में पहली और आखिरी बार आता है। ये मैजिक आप जानते हुए भी भूले रहते हैं, कमाल के लोग हैं। अभी यदि मैं अपनी घड़ी देखकर कहूं कि मेरी घड़ी में 1:35 हुआ है, तो ये मेरी जिंदगी में भी पहली बार आया, आपकी जिंदगी में भी पहली बार आया, और ये मेरी जिंदगी में भी आखिरी बार आया और आपकी जिंदगी में भी आखिरी बार आया। फिर आएगा समय 1:35 पर, लेकिन वो दिन दूसरा होगा, वो तारीख दूसरी होगी। तुम्हारे लिए आने वाला हर क्षण, हर पल पहली और आखिरी बार आ रहा है। इतना मूल्यवान है समय। है मोल जग में सबका, न मोल है समय का। कल हम यहां न होंगे, करना जो चाहे कर ले। कुछ कर, एक एक पल का उपयोग कर। तो सबसे पहले तो आप युवापन की परिभाषा समझ लीजिए। युवा का अर्थ होता है वायु। युवा कौन होता है? उल्टा कर दीजिए, हमारे यहाँ तो मीमांसा है, शब्द मीमांसा, बड़े आराम से बना लीजिए आप। उन्हीं शब्दों में अर्थ लिखा है। जिसका अर्थ निश्चित होता है उसको अर्जुन कहते हैं। जो युद्ध यानी झूठ और सच के बीच स्थिर रहता है, डिगता नहीं है, वो युधिष्ठिर होता है। जो भय को हरने वाला होता है वो भीम होता है।